हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, ये वीडियो कक्षा 11वीं का इतिहास सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है 3 वर्ग, इसका दोस्तों पार्ट नंबर 3 है। दोस्तों, इससे पहले दोस्तों हम लोग जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं, बहुत ही अच्छे से दोस्तों पढ़ चुके हैं। दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग पढ़े थे पादरी वर्ग के बारे में, अभिजात वर्ग के बारे में, कृषक वर्ग के बारे में, और दोस्तों और एक वर्ग था जिसको हम लोग चौथा वर्ग बोले, उसके बारे में भी दोस्तों हम लोग जो है पढ़ चुके थे। तो दोस्तों, यदि आपको पता होगा कि चौथा वर्ग का नाम क्या है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब जो है कुछ कुछ टॉपिक बच गया है, उसको दोस्तों कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग का जो चैप्टर है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तो पार्ट 3 का जो पहला टॉपिक है वो है दोस्तों कैथेड्रल नगर। तो दोस्तों ये क्या होता है इसके बारे में चलिए समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है अमीर व्यापारियों अपने धन को खर्च करने के लिए चर्च को दान देते थे। मतलब दोस्तों जो भी अमीर अमीर व्यापारी होते थे, जो बिजनेसमैन होते थे, वो दोस्तों चर्च में कुछ जो है पैसा दान देते थे ताकि दोस्तों चर्च जो है बहुत ही अच्छे से चल पाए। नेक्स्ट है 12वीं सदी से फ्रांस में कैथेड्रल कहलाने वाले बड़े बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। मतलब दोस्तों ये जो कैथेड्रल नगर कहा गया है, यहाँ पे दोस्तों जो है बहुत सारा बड़ा बड़ा जो है चर्च बनाया जाने लगा था, ठीक है। लोगों के विभिन्न समूहों ने अपने श्रम, वस्तुओं और धन से उनके निर्माण में सहयोग दिया। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों जो है यहाँ पे जो है अपना योगदान देते हैं, ठीक है। आगे बताया गया है कि यह चर्च को बनाने में अनेक वर्ष लगते थे। अब दोस्तों ये जो चर्च बनता था उसमें दोस्तों बहुत ही ज्यादा टाइम लगता था, ठीक है। जब इनका निर्माण हुआ, पूर्ण हुआ, तो वे स्थान तीर्थ स्थल बन गए थे। दोस्तों जब वहां पे चर्च जो है, चर्च का जब निर्माण हो जाता है तो चर्च दोस्तों क्या हो जाता है, एक तीर्थ स्थल, ठीक है। तीर्थ स्थल मतलब आपको पता होगा। इस प्रकार उनके चारों तरफ छोटे नगर विकसित हो गए। अब देखिए दोस्तों, किसी स्थान पर अगर चर्च बन गया होगा तो यदि अब चर्च जो है वो कौन सा धर्म का प्रतीक है, दोस्तों ये चर्च है वो ईसाई धर्म का ज्यादा प्रतीक माना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी ईसाई लोग होंगे वो दोस्तों आमने सामने जो है बैठ गए होंगे, आमने सामने जो है एक नगर का निर्माण कर लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि इस प्रकार जो है उनके चारों तरफ जो है छोटे छोटे नगर विकसित हो गए। कैथेड्रल को ऐसे बनाया जाता था कि पादरी की आवाज लोगों के जमा होने वाले सभागार में साफ सुनाई देती थी। मतलब दोस्तों जो चर्च होता था उसको इस तरह से बनाया जाता था कि मान लीजिए चर्च में बहुत सारा इंसान है, तो उसको दोस्तों कोई भी एक इंसान अगर कुछ भी बोले तो हर एक इंसान को वो शब्द सुनाई दे, ठीक है। तो उस तरह से दोस्तों वो जो है चर्च को बनाया जाता था, ठीक है। अब चलिए आगे समझिए। आगे बताया गया है कि भिक्षु के द्वारा गाए गए गीत भी अधिक मधुर सुनते मतलब सुनाई पड़ते थे, ठीक है। साथ ही लोगों को प्रार्थना के लिए बुलाने वाली घंटियां दूर तक सुनाई पड़ सके। अब दोस्तों ये जो जितना चीजें मैं आपको बता रहा हूँ सारे दोस्तों क्या बता रहा हूँ, चर्च के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों आपको जो है समझ में आ रहा होगा। खिड़कियों के लिए अभिरंजित कांच का प्रयोग होता था। उसमें क्या होता था दोस्तों, यहाँ पे नीचे आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। उसमें क्या होता है कि दिन के समय सूरज की किरण और सूर्यास्त के पश्चात मोमबत्ती की रोशनी उन्हें बाहर से दृश्यमान बनाती थी। मतलब बहुत ही खूबसूरत नजारा वहां पे हो जाता था, ठीक है। अभिरंजित कांच की खिड़कियों पर बने चित्र बाइबल की कथाओं का वर्णन करते थे, जिन्होंने जो है अनपढ़ व्यक्ति भी उसे पढ़ सके। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझिए मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। दोस्तों मैंने आपको अभी जो है चर्च के बारे में बताया जिसको हम लोग जो है कैथेड्रल नगर बोले, ठीक है। दोस्तों जब किसी स्थान पर चर्च का निर्माण हो जाता है तो उसके चारों तरफ जो है छोटे छोटे नगर विकसित हो जाते हैं। अभी तक हम लोग ने ये पढ़ा और साथ ही साथ ये भी पढ़े कि जो चर्च होता है उसका जो बनाने का तरीका होता है वो इस तरह से बनाया जाता है ताकि दोस्तों कोई भी इंसान अगर चर्च में बोलता है कुछ भी तो वो चीज दोस्तों सारे इंसानों को जो है सुनाई पड़े। और साथ ही साथ दोस्तों जो भी गाना गाया जाता है तो वो भी दोस्तों अच्छे ढंग से सबको सुनाई पड़ता है। और दोस्तों इसमें यह भी बताया गया है कि जो चर्च में जो घंटियां होती थी वो दोस्तों जो है बहुत ही दूर तक सुनाई देती थी। और दोस्तों यहाँ पे और एक चीज बताया गया था, जो कांच होता है वो दोस्तों कांच में जब सूर्य की किरण जो है घुसती है तब दोस्तों वहां पे जो है बहुत ही अच्छा नजारा, मतलब बहुत ही अच्छा रोशनी आ जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों जब रात हो जाता है तब दोस्तों जो है मोमबत्ती जलाया जाता है ताकि दोस्तों चर्च जो है वो थोड़ा सा अच्छा दिखे। और दोस्तों वहां पे और एक चीज बताया गया था कि जो खिड़कियां होती है उसमें दोस्तों जो बाइबल के कुछ कथा के बारे में वर्णन किया होता है, मतलब चित्र जो है बना होता है, जिसके कारण दोस्तों जो है कोई भी इंसान जो है उस चित्र को देखकर समझ जाता है कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज दोस्तों हम लोग जो है कैथेड्रल नगर के बारे में पढ़े। अब चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं 14वीं सदी का संकट, ठीक है। इसमें एक संकट आता है, वो संकट होता क्या है इसके बारे में दोस्तों यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया। इसमें विभिन्न कारण थे। क्या क्या कारण थे, न ग्रीष्म
ऋतु का स्थान तीव्र ठंडी ऋतु ने ले लिया था, ये पहला कारण था, जिससे दोस्तों क्या हुआ कि भूमि पर जो है फसल उगाना बहुत ही ज्यादा कठिन हो गया। तूफान और बाढ़ों के कारण सरकार को कम कर प्राप्त हुए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक आर्थिक विस्तार के कारण, आर्थिक विस्तार में जो धीमा आ रहा है, आर्थिक विस्तार मतलब दोस्तों कृषि जो होता है उसमें दोस्तों कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है। किसका इफेक्ट पड़ रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे जो है बहुत ही ज्यादा ठंडा मौसम हो जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब ठंडा होगा मतलब वहां पे ज्यादा धूप भी नहीं मिलेगा और दोस्तों वर्षा भी नहीं होगी। अब दोस्तों जब धूप भी नहीं मिलेगा, ज्यादा वर्षा भी नहीं होगी, तब दोस्तों चावल का उत्पादन या फिर कोई भी चीज का उत्पादन कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे यही चीज बताया गया है कि जब यहाँ पे मौसम का जो है मौसम परिवर्तित होने के कारण यहाँ पे जो है आर्थिक विस्तार में धीमा पड़ गया, ठीक है। ये 14वीं सदी का बात हो रहा है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे आगे बताया गया है जब दोस्तों बहुत ही ज्यादा ठंडा का मौसम चल रहा है तो उसी समय दोस्तों जो है चारागाहों की कमी के कारण पशुओं की जो है संख्या में कमी आ रही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है जब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंडा हो रहा है तब दोस्तों कृषि भी नहीं हो रहा है और साथ ही साथ दोस्तों जो चरागाह का जगह होता है जिसमें घास वास उगता है वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं कम हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा तो जानवर भी दोस्तों जो है कहीं ना कहीं उसकी संख्या धीरे धीरे घटने लगेगी, ठीक है। और जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधन कम पड़ गए, ऐसा अकाल के कारण हुआ था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो चीज बताए गए हैं। पहला ये कि मौसम परिवर्तित हुआ और साथ ही साथ दोस्तों ये भी कि जब खाना हम लोग को कम मिल रहा है और जनसंख्या जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है तो दोस्तों उसमें भी खाना जो है और भी कम हो जाता है, ठीक है। तो इसके कारण दोस्तों ये जो है एक बहुत ही बड़ा अकाल था जो कि हम लोग 14वीं सदी में देखने को मिलता है। अब चलिए दोस्तों आगे क्या देखने को मिल रहा है ये हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ के समझने वाले हैं। 1315 और 1317 के बीच यूरोप में भयंकर अकाल पड़े। इसके पश्चात 1320 के दशक में पशुओं की मौत हो गई, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो है 14वीं सदी मतलब जो है 1300 से लेकर 1400 का समय का जो है उसको बोलते हैं 14वीं सदी। तो दोस्तों उसके बीच का जो समय होता है जैसे कि 1320 का दशक, इसमें दोस्तों क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा पशुओं की मौत होती है। अब दोस्तों ये जो 1320 का दशक होता है इसमें दोस्तों 10 साल होता है, ठीक है। 1320 से लेकर 1330 के बीच का समय, ठीक है। ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि शताब्दी क्या होता है, दशक क्या होता है, ठीक है। ये चार चीज दोस्तों ये जो है हिस्ट्री का बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया और सर्बिया की एक चांदी की खानों के उत्पादन के कमी के कारण धातुओं में भारी कमी आई जिससे व्यापारी प्रभावित हुए। इसके कारण सरकार को मुद्रा में चांदी की शुद्धता घटाने पड़े और दोस्तों उसमें जो है सस्ती धातुओं का मिश्रण करना पड़ा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जहाँ पर भी धातु का जो है धातु चीज बनता है वहीं दोस्तों अब जो है वहाँ वहीं पर प्रॉब्लम आ रहा है, किसी भी कारणवश दोस्तों वहीं पर नहीं बन रहा है। तो दोस्तों अलग अलग जगह पर वो चीज कैसे पहुंचेगा, जब दोस्तों नहीं पहुंच रहा है तो उसमें जो है कुछ कुछ मिश्रण करने के पश्चात दोस्तों उस चीज को जो है चलाया जा रहा है, ठीक है। 12वीं और 13वीं सदी में जैसे जैसे व्यापार में विस्तार हुआ तो दूर देशों से व्यापार करने वाले पोत यूरोप के तटों पर आने लगे थे, ठीक है। पोतों के साथ साथ चूहे आए जो प्लेग जैसी महामारी लाते 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 आए लेते आए, ठीक है दोस्तों। जब दोस्तों पोत आए, पोत मतलब जहाज, बड़े बड़े जब जहाज आए तब दोस्तों जहाज के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो है चूहा भी आ गया, ठीक है। जब दोस्तों यहाँ पे चूहा आ गया तो उसके बाद क्या होता है कि चूहा के साथ चूहा जो जैसे कि दोस्तों जो मच्छर होता है उसमें दोस्तों हम लोग का जो बीमारियां होता है क्या होता है ना, मलेरिया होता है, डेंगू होता है, ये सारा जो है बीमारी किसके कारण होता है, मच्छर के कारण। उसी प्रकार से दोस्तों ये चूहा होता है उसके कारण कौन सा बीमारी होता है, प्लेग, ठीक है। ये प्लेग याद रखिएगा। पश्चिमी यूरोप 1347 और 1350 के मध्य महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ। प्लेग ने बच्चों युवाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक प्रभावित किया। अब दोस्तों ये जो प्लेग के कारण दोस्तों यहाँ पे जो है जितने भी बच्चे हैं, जितने भी युवा है और दोस्तों जितने भी बुजुर्ग हैं वहाँ पे दोस्तों इफेक्ट देखने को मिलता है। अब ये प्लेग क्या है, मैंने आपको अभी बताया कि प्लेग जो है वो चूहे से दोस्तों जो है ये बीमारी फैलता है। यूरोप की जनसंख्या 1300 ईस्वी में 7 लाख से घटकर 1400 ईस्वी में 4.5 लाख हो गई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपको देख रहा है डिस्टेंस जो आप देख पा रहे हैं कि जो है दोस्तों 1300 ईस्वी में जो है क्या कितना था ना 730 लाख, लेकिन दोस्तों जब 1400 आया मतलब जब 100 साल बाद हुआ तो दोस्तों 100 साल में दोस्तों इतना ज्यादा जो है मतलब 770 से दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया ना 450 लाख हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इतना जो जनसंख्या घट गया वो घटने का कारण क्या था ना, पहला कारण दोस्तों मैंने आपको बताया कि पहला कारण जो है दोस्तों वो क्या था ना, अकाल पड़ गया था। मतलब दोस्तों जो है कृषि होने नहीं लगी थी, मतलब दोस्तों जो
ठंडा का मौसम है वो आने लगा था। जब दोस्तों ठंडा का मौसम आ जाएगा तब दोस्तों वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, ज़्यादा धूप भी नहीं मिलेगा, तब दोस्तों कृषि जो है नहीं होगा। जब दोस्तों कृषि नहीं होगा मतलब भोजन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। जब दोस्तों खाना नहीं मिलेगा तो इंसानों की मौत होगी, ठीक है, ये जाहिर सी बात थी। दूसरा मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये जो चूहे के द्वारा जो प्लेग की बीमारी आई, उसके कारण दोस्तों यहाँ पे जो है जनसंख्या घटने लगी, ठीक है। प्लेग के कारण दोस्तों बहुत ही इंसान की जो है मौत हो गई, ठीक है। मैंने और एक चीज बताया था दोस्तों कि जो जनसंख्या जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और दोस्तों खाना जो है धीरे धीरे घटने लगा था, तो उसके कारण दोस्तों और भी इंसान जो है मरने लगे थे, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से ये चीज समझाया कि 14वीं सदी में क्या संकट आता है, ठीक है, और कितना यहाँ पे जनसंख्या परिवर्तित हो जाता है, ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कितना बताया कि जो 1300 ईस्वी था उसमें दोस्तों जो है 730 लाख था। वहीं पर दोस्तों 100 साल बाद मतलब 14वीं सदी 1400 ईस्वी में वो कितना हो गया, इतना से लेकर 730 से दोस्तों 450 हो गया, ठीक है। ये चीज दोस्तों आपको जो है याद रखना है। चलिए आगे समझते हैं। जनसंख्या में ह्रास होने के कारण मजदूरों की संख्या अत्यधिक कमी हो गई। बचा हुआ श्रमिक अब पुराने दरों से दुगने की मांग कर रहे थे, परंतु लॉट ने अपनी मजदूरी सेवाओं से फिर से प्रचलित किया। तब कृषकों द्वारा हिंसक का विद्रोह किया गया। अब देखिए दोस्तों, जब जनसंख्या में कमी आ रहा है, मतलब दोस्तों जो 100 साल था, 100 साल में दोस्तों डायरेक्ट 730 लाख से दोस्तों 450 लाख हो गया। जब इतना ज्यादा जनसंख्या घटा, मतलब इसमें जो है बहुत ज्यादा मजबूर भी इंसान, मजबूर जो मजदूर इंसान थे वो भी बहुत ज़्यादा मरे होंगे। जब दोस्तों मजदूर की संख्या भी घटी, तब दोस्तों ये जो मजदूर थे वो दोस्तों क्या करने लगे, अब जो जितना भी रुपया में वो काम करते थे उसकी जो है दोस्तों वेतन जो है वो दुगुना मानने लगे, मांगने लगे, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कोई भी मजदूर 100 रुपया में काम करता था, एक दिन के लिए 100 रुपया, तो दोस्तों वो जो मजदूर है वो 100 रुपया के बदले कितना मांग रहा है, 200, डायरेक्ट दोगुना, ठीक है। तो दोस्तों ये किस कारणवश मांग रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बड़ा अकाल पड़ गया, जिसके कारण दोस्तों हर एक घर में जो है आर्थिक स्थिति जो है निम्न हो गई थी सबकी, ठीक है। तब दोस्तों इन लोग जो है बोलने लगा था यदि हम लोग काम करेंगे तो दोस्तों जितना भी उसका वेतन था उसका दुगुना लेंगे, ठीक है। अगर 100 रहा होगा तो उसका 100 का दुगुना क्या होगा, 200, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है। जब दोस्तों ये मजदूर लोग जब पैसा डबल करने की मांग किए, तब दोस्तों यहाँ पे जो मालिक होता है, मालिक मतलब जो लॉर्ड होता है, उन लोग क्या करने लगा, उन लोग बोला कि हम लोग जो है इतना पैसा नहीं देंगे, जितना तुम लोग पहले काम करता था उतना ही पैसा मिलेगा। मतलब 100 में काम करता था तो 100 ही मिलेगा, 200 नहीं मिलेगा। तब दोस्तों यहाँ पे जो है मजदूर का और दोस्तों लॉर्ड का, इन लोग दोनों का जो है झगड़ा हो गया, ठीक है। जब दोस्तों यहाँ पे झगड़ा हो गया तब दोस्तों जो है ये इंसान लोग, मजदूर लोग कहाँ कहाँ पे विद्रोह किए, दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। 1323 में दोस्तों ये जो है फ्लैंडर्स में विद्रोह करते हैं, 1358 में दोस्तों फ्रांस में विद्रोह करते हैं, और 1381 में इंग्लैंड में विद्रोह करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो विद्रोह है किसके द्वारा किया गया है, न मजदूर के द्वारा। क्यों, क्योंकि दोस्तों उन लोग जो है अब दुगुना मांग कर रहा है, ठीक है। यदि 100 में काम कर रहा था दोस्तों, उन लोग जो है कब कितना मानने लगा, 200, ठीक है। तो ये चीज दोस्तों आपको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। लॉर्ड द्वारा इस हिंसक विद्रोह, इस विरोध को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन दोस्तों कृषक जो है मानने नहीं लगे, और लास्ट में दोस्तों जो है इस तरह का जो है किसी भी तरह से इसका सॉल्यूशन निकलता है। उसके बाद दोस्तों ये जो कृषक है वो ये जो दोस्तों कृषक मतलब जो मजदूर है वो दोस्तों लास्ट में यह भी बोल देते हैं कि गुलामी के पुराने दिन अब फिर से नहीं लौटेंगे। मतलब दोस्तों जो पहले काम करते थे 100 रुपया में, उस तरह का काम अब नहीं होगा, डायरेक्ट दोस्तों हम लोग को जो है 200 देना पड़ेगा, तभी दोस्तों हम लोग जो है काम करेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों इन लोग का मांग यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे विद्रोह देखने को मिलता है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों कुछ कुछ राजनीतिक परिवर्तन होता है उसको समझते हैं। 15वीं और 16वीं सदी में यूरोपीय शासक ने अपने सैनिकों एवं वित्तीय शक्ति को बढ़ाया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसमें दोस्तों 14वीं सदी के संकट के बारे में पढ़े, ठीक है। 14वीं सदी में क्या क्या संकट होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मजदूर लोग कैसे विद्रोह करते हैं, ठीक है, वो चीज बताया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया है 15वीं और 16वीं सदी में, यहाँ पे दोस्तों कुछ कुछ जो है शासकों में कुछ कुछ मतलब राजनीतिक में दोस्तों कुछ परिवर्तन होता है। आगे बताया गया है अपने राज्य को सुरक्षित और शक्तिशाली किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है नए नए शासक बने, जैसे कि दोस्तों फ्रांस में जो है लुई 11वां बना, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन बना, ना मैक्स मिलन बना, और इंग्लैंड में कौन बना, ना हेनर सप्तम, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों जो है नए नए सम्राट बनते हैं यहाँ पे। उसके बाद आगे बताया गया है कि यह सभी निरंकुश शासक थे जिन्होंने निम्न कार्य किए। अब देखिए दोस्तों ये जो निरंकुश होता है इसका मतलब क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। ये दोस्तों सभी जो है निरंकुश शासक थे, और दोस्तों ये जो है निम्न कार्य करते हैं, मतलब 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये सारे कार्य ये लोग किए थे। जिसमें से पहला था वो था स्थानीय सेनाओं का निर्माण, दूसरा था स्थायी नौकरशाही का निर्माण,
और तीसरा था दोस्तों राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित की थी। ठीक है, मतलब दोस्तों राष्ट्रीय कर प्रणाली का मतलब होता है कि किसी भी देश में कर स्थापित करना, वो पूरा देश में स्थापित करता है, मतलब उसको दोस्तों क्या बोला गया है, राष्ट्रीय कर प्रणाली। ठीक है, जो कर दोस्तों पूरे देश में लागू होता है उसको दोस्तों बोलते हैं राष्ट्रीय कर प्रणाली। दोस्तों यहाँ पे स्थायी सेनाओं का मतलब है कि एक जो है स्थायी सेना बनाया गया था, और नौकरशाही मतलब दोस्तों एक जो है नौकरशाही बनाया गया था, एक स्थायी नौकरशाही बनाया गया था। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। ये दोस्तों कौन बनाया गया था ना, नए नए सम्राट जो बने थे वो कब बने थे ना, 15वीं और 16वीं सदी में। आगे बताया गया है शासकों ने सामंतों से अपनी सेनाओं के लिए कर लेना बंद कर दिया और बंदूकों और बड़ी तोपों से एक बड़ी सेना बनाई जो पूर्ण रूप से उनके अधीन थी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो शासक है वो सामंत से पैसा नहीं ले रहा है। सामंत का अर्थ दोस्तों मैंने जो है आपको जो है पार्ट 1 में बताया था। सामंत का अर्थ होता है दोस्तों लॉर्ड। यदि आपको लॉर्ड भी समझ में नहीं आया तो दोस्तों जमींदार। ठीक है, मैंने आपको इसका बहुत ही ज्यादा मीनिंग बताया था जमींदार। यदि आपको जमींदार भी समझ में नहीं आता है तो आप साफ साफ समझिए जमीन का मालिक। ठीक है, जमीन का मालिक मतलब अभिजात वर्ग। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको इसका जो है बहुत ही ज्यादा मीनिंग बता दिया था, आपको दोस्तों बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। यदि दोस्तों आप जो है पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, पार्ट 2 को नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों जब यहाँ पे कर स्थापित किया गया पूरे देश में, तब दोस्तों ये जो शासक है वो सामंत से कर लेना बंद कर दिया और इन लोग को दोस्तों जो है एक बड़ी सेना में बदल दी गई दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि करों को बढ़ाने से शासकों को पर्याप्त राजस्व प्राप्त हुआ। अब दोस्तों ये जो राजा लोग थे, जो नए नए राजा बने थे 15वीं और 16वीं सदी में, वो दोस्तों जो है जितना भी कर बढ़ाते जा रहे थे, मतलब उतना जो है शासकों का फायदा होते जा रहा था। ठीक है, इस तरह उन्होंने अपनी सेनाओं की रक्षा और सीमाओं का विस्तार किया और आंतरिक प्रतिरोधों को दबाया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे शासक का जो है देखने को मिल रहा है कितना निरंकुश था, मतलब जितना चाहे उतना दोस्तों ये जो है टैक्स बढ़ा दे रहा है, और दोस्तों ये जो है धीरे धीरे करके और भी जो है शक्तिशाली होते जा रहा है। ठीक है, आगे बताया गया है कि अभिजात वर्ग तथा अन्य लोगों द्वारा राजसत्ता के विरुद्ध हुए विरोधों का एक कारण कर था। ठीक है, यही टैक्स के कारण दोस्तों जो है बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ। क्यों? क्योंकि दोस्तों इन लोग जो है क्या होने लगा कि इन लोग जो है अभिजात वर्ग द्वारा, ठीक है, अभिजात वर्ग तो कर ही रहते हैं, अभिजात मतलब दोस्तों जो जिससे पैसा नहीं लिया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे पैसा नहीं लिया जा रहा है फिर भी इन लोग विरोध कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इन लोग दोस्तों यहाँ पे जब इन लोग को जो है दोस्तों सेना में बदल दिया गया, तब दोस्तों अभिजात वर्ग जो है उसको जो है बहुत ज्यादा खटाया जाने लगा, इधर उधर दोस्तों दौड़ाया जाने लगा। तब दोस्तों अभिजात वर्ग बोले कि हम लोग जो है टैक्स दे देंगे लेकिन दोस्तों इस पे जो है काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये जो है टैक्स के विरोध में जो है झगड़ा करते हैं, और साथ ही साथ अन्य लोग मतलब दोस्तों जिससे जो है टैक्स लिया जा रहा था। ठीक है दोस्तों, जितना भी टैक्स बोल रहा है राजा उतना टैक्स ले रहा है सबसे, तो दोस्तों अगर कोई भी इंसान, कोई भी गरीब इंसान कैसे उतना टैक्स दे पाएगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इन लोग जो है विद्रोह कर देता है। आगे यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अभिजात वर्गों ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एक चतुरतापूर्ण परिवर्तन किया। नई शासन व्यवस्था के विरोधी रहने के स्थान पर उन्होंने जल्द ही अपने को राजभक्तों में बदल लिया। अब देखिए दोस्तों, जब ये अभिजात वर्ग, जो सामंत वर्ग मैंने आपको बताया, सामंत लोग, लॉर्ड लोग मतलब जमींदार लोग, इन लोग जो है दोस्तों पहले जो है राजा के विरुद्ध में हो गया, लेकिन दोस्तों इन लोग जो है फिर थोड़ा सा चतुरता दिखाई और इन लोग जो है राजा के अधीन हो गई, मतलब दोस्तों अब जो राजा बोलेगा वही इन लोग करेगा। तो ये परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों इन लोग को पता है, इन लोग को पता है यदि हम लोग राजा के विरुद्ध में जाएंगे तो कहीं ना कहीं मेरा ही प्रॉब्लम होगा बाद में। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये जो अभिजात वर्ग के लोग थे, जो जमींदार लोग थे, वो दोस्तों जो है राजा के ही अधीन हो गए, मतलब दोस्तों राजभक्त हो गए। ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड के बाद इतिहास इन शक्ति संरचनाओं में हो रहे परिवर्तनों से बना था। ठीक है, आगे समझिए। 1614 में बालक शासक लुई 13वां के शासनकाल में फ्रांस को परामर्शदात्री सभा, जिसे स्टेटस जनरल कहते थे, जिसके 3 सदन होते थे। अब देखिए दोस्तों, ये जो शासक है जिसका नाम है लुई 13वां, ठीक है, ये कब शासक बना, मतलब कब का शासक, ये 1614 का। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, ये कहाँ का शासक है ना, फ्रांस का शासक है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक सभा बैठता है, वो सभा में क्या होता है कि जितने भी बड़े बड़े इंसान लोग होते हैं जो थोड़ा सा सलाह देते हैं किसी भी चीज के बारे में, जिसको यहाँ पे बोला गया है परामर्शदात्री, ये दोस्तों एक सभा बैठाया गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, स्टेटस जनरल। ठीक है, स्टेटस जनरल, ये दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो स्टेटस जनरल है वो कब बैठाया गया था, 1614 में। उस समय में राजा कौन था ना दोस्तों, यहाँ पे बताया क्या है, लुई 13वां। ठीक है, ये कहाँ का राजा था ना, फ्रांस का राजा था। ये सारा चीज दोस्तों आपको जो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जिसके 3 सदन थे, जिनका एक अधिवेशन भी हुआ था। ठीक है, इसमें दोस्तों 3 सदन थे, आपको पता होगा, तीनों सदन में आपको नाम बताया था। ठीक है,
यहाँ पे दोस्तों तीन सदन मतलब होता है तीन वर्ग मतलब दोस्तों ये जो है पादरी अभिजात, ठीक है, ये सारा चीज, जिनका एक अधिवेशन भी हुआ था, परंतु इसके बाद दो सदियों में एक भी अधिवेशन नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, ये जो अधिवेशन नहीं हुआ क्योंकि राजा अपनी ताकत तीन वर्गों से नहीं बांटना चाहती थी। मतलब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो स्टेटस जनरल था वो कब बैठाया गया था 1614 में। यहाँ पे क्या हुआ था कि एक अधिवेशन मतलब दोस्तों एक जो है मीटिंग हुआ था, लेकिन उस मीटिंग के बाद मतलब 1614 की मीटिंग के बाद दोस्तों यहाँ पे एक भी मतलब किसी भी प्रकार का जो है अधिवेशन नहीं हुआ। कब तक? न 2 सदियों तक। जब दोस्तों 2 सदियों तक जो है यहाँ पे अधिवेशन नहीं होता है, तब दोस्तों अलग अलग जो इंसान होते हैं जो अधिवेशन के लिए जो है आते हैं, परामर्श देते हैं, थोड़ा सलाह देते हैं, उन लोग दोस्तों गुस्सा हो जाते हैं कि जो भी शासक है वो दोस्तों किस किस प्रकार का शासक है, मतलब किसी भी प्रकार का अधिवेशन नहीं किया, मीटिंग नहीं किया, किस प्रकार से समाज को चलाना या फिर किसी भी प्रकार का मीटिंग वो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि दोस्तों ये जो शासक था, जो भी राजा था, वो दोस्तों नहीं चाहता था कि अपनी ताकत को जो है तीन सदनों में बांटे, मतलब तीन वर्गों में बांटे। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आगे बताया गया है, इंग्लैंड के राजा कोई भी कर लगाने से पहले एंग्लो सैक्सेशन लोगों की परिषद से सलाह लेनी पड़ती थी। अब दोस्तों ये जो है एंग्लो सैक्सेशन, ये एक लोग की प्रजाति है, ठीक है। तो इन लोग से जो दोस्तों क्या जो है सलाह लेनी पड़ती, कौन? न राजा जो है इन लोग से सलाह लेता था किसी भी चीज को, टैक्स, कोई भी टैक्स को लागू करने के लिए, ठीक है। यह आगे चलकर पार्लियामेंट मतलब संसद के रूप में जो है विकसित हुई, जिसमें दो वर्ग थे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे भारत में जो है दो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। उसी प्रकार से दोस्तों ये सदन थी, उसमें भी दो वर्ग था। पहला था हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, और दूसरा था दोस्तों हाउस ऑफ कॉमन्स। तो दोस्तों ये जो दो है, ये दो वर्ग में जो पहला है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसमें दोस्तों जो है बड़े बड़े इंसान लोग आते हैं, जैसे कि लॉर्ड हो गया, पादरी हो गया, ठीक है, जमींदार लोग, ठीक है। और दोस्तों ये जो दूसरा है उसमें है हाउस ऑफ कॉमन्स, मतलब दोस्तों जो भी गरीब गरीब इंसान लोग, जो जो कॉमन कॉमन इंसान लोग हैं, जैसे कि ग्रामवासी के इंसान लोग, नगरवासी के इंसान लोग, ये सारा किसमें आ जाएगा? न हाउस ऑफ कॉमन्स में, ठीक है। ये दो सदन थे, ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे समझिए। राजा चार्ल्स प्रथम ने पार्लियामेंट को बिना बुलाए 11 वर्ष तक शासन किया। अब देखिए दोस्तों, ये जो पार्लियामेंट था, ये जो संसद था, वो दोस्तों जो है मीटिंग बैठा जाता है, यहाँ पे दोस्तों डिस्कस होता है कि कैसे शासन चलाना है, कैसे नहीं करना है, क्या चीज, ठीक है। तो ये सारा चीज दोस्तों यहाँ पे मीटिंग होता है संसद में। लेकिन दोस्तों ये जो चार्ल्स प्रथम है, ये दोस्तों ये जो राजा है चार्ल्स प्रथम, ये दोस्तों 11 वर्ष तक मतलब किसी भी प्रकार का मीटिंग ना बुलाकर, किसी भी प्रकार का पार्लियामेंट को ना बुलाकर ये जो है शासन किया। 11 वर्ष तक किसी भी प्रकार का पार्लियामेंट, किसी भी प्रकार का संसद नहीं बुलाया। लेकिन दोस्तों एक बार जो है ये जब धन की आवश्यकता पड़ने पर, जब दोस्तों यहाँ पे धन की आवश्यकता पड़ी, पूरा देश में धन की आवश्यकता पड़ी, तब दोस्तों ये जो है पार्लियामेंट को बुलाता है, ठीक है। जब दोस्तों यहाँ पे बुलाता है, तब दोस्तों पार्लियामेंट का एक जो भाग होता है वो इसी के विरोध में हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो है 11 वर्ष तक कभी भी बुलाया ही नहीं था, लेकिन दोस्तों जब पैसा की कमी हो गया, तब दोस्तों यहाँ पे जो है ये चार्ल्स प्रथम बुला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक जो है, जो एक वर्ग था, वो दोस्तों जो है यहाँ पे गुस्सा हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इसको जो है बाद में उसे प्राणदंड देकर जो है गणतंत्र की स्थापना की गई, और परंतु यह व्यवस्था जो है अधिक दिनों तक नहीं चली, और दोस्तों फिर से जो है यहाँ पे राजतंत्र स्थापित हो गया। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा अच्छे से समझिए, यहाँ पे मैं आपको बताने क्या वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो चार्ल्स प्रथम था, वो 11 वर्ष तक किसी भी प्रकार का पार्लियामेंट ना बुलाकर यहाँ पे शासन किया, ठीक है। जब दोस्तों धन की आवश्यकता पड़ी, जब पैसा का आवश्यकता पड़ा, तब दोस्तों ये जो है संसद बुलाता है। तो देखिए दोस्तों, जब 11 वर्ष तक किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ, तब जो है यहाँ पे संसद नहीं बुलाया, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम हो गया, तब दोस्तों ये जो है बुलाता है। तो इस कारण बस दोस्तों यहाँ पे जो है एक जो वर्ग था वो गुस्सा हो गया, ठीक है। जब दोस्तों एक बार गुस्सा हो गया, तब दोस्तों इसको जो है प्राणदंड दे दिया गया, ठीक है, इसकी मृत्यु की गई। उसके बाद दोस्तों ये जो है, जो ये देश था, उसको दोस्तों जो है गणतंत्र स्थापित किया गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो गणतंत्र है वो कुछ दिनों तक ही चला। उसके बाद दोस्तों फिर से जो है यहाँ पे राजतंत्र स्थापित हो गया। लेकिन दोस्तों ये जो राजतंत्र स्थापित हुआ था, इसमें एक शर्त रखी गई थी। वो शर्त क्या था कि जो पार्लियामेंट होगा, जो दोस्तों संसद होगा, जिसमें दो सदन थे, ठीक है, मैंने आपको बताया, वो दोनों सदन मतलब ये जो पार्लियामेंट है, ये जो संसद है, वो दोस्तों अब जो है नियमित रूप से बुलाई जाएगी। यहाँ पे ये चीज शर्त रखा गया था, ठीक है। और इसी का साथ दोस्तों यहाँ पे जो है राजतंत्र स्थापित हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा चैप्टर 6, जो कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आपको 3 पार्ट में समझाया है। इसके बाद वाला जो पार्ट होगा दोस्तों, वो होगा एमसीक्यू। आशा करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आई होगी। और दोस्तों एमसीक्यू आप देखिएगा, ताकि जो है आपका जो क्लियर जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर आप दे पाएंगे, तो दोस्तों आपका जो चैप्टर है वो बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग जो है एमसीक्यू वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए
आप जो है इस चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से और एक बार देख लीजिए, ताकि दोस्तों आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों ऑल बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप दोस्तों यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, ताकि किसी प्रकार का अपडेट आता है तो दोस्तों आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।